अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुख के सारे रंग A+ के संग। सुबह बखैर आप लोगों को, कैसे हैं? ठीक हैं, खुश हैं? कैसा गुजरा आपका दिन? और आज एक नई सुबह के साथ, एक नए शो के साथ हम हाज़िर हुए हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रही थी, और वो जो कि हमारा रोज़ का एक मसला है कि भाई हम कामयाब कैसे हों। वो मसला ऐसे है कि हम यही सोचते हैं कि हम घर में बैठे हैं, क्या हम कामयाब हैं? क्या हमारे बच्चे जो हैं बड़े हो गए हैं, अब वो स्कूल में अच्छा कर रहे हैं, क्या हम कामयाब हैं? किचन में आज अच्छा बन रहा है और सब हमसे खुश हैं कि आज हम कामयाब हैं। तो कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी किससे कहते हैं? और कामयाब इंसान कौन होता है? इतने सारे जो सवाल हैं वो हमारे ज़हन में हर वक्त घूमते रहते हैं। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना आज इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करें और ये सोचें कि कामयाबी है क्या। तो हर इंसान जो कि सेटिस्फाइड है, जो अपनी ज़िंदगी में मुतमईन है, उसको कामयाबी कहते हैं। मुझे ये लगता है कि कामयाबी का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कहीं ऐसे नहीं कि हम कामयाबी ख़रीद सकते हैं, कामयाबी बाज़ार से मिलती है। कामयाबी यही है कि कामयाब होना और कामयाब अपने आप को देखना इसी तरीके का और इसी तरह से मुतरादिफ है कि हम अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं, हम रोज़ सेहतमंदी के साथ ऑफिस जा रहे हैं, हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी मुश्किलात नहीं है, हम अच्छा अपना गुज़र बसर करें, तो ये एक कामयाबी है। सेटिस्फेक्शन का नाम कामयाबी है। अच्छा, आज थोड़ा सा दिल चाह रहा था हम बात करें पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री पे। फ़िल्म इंडस्ट्री पे मैं इसलिए बात करूँगी क्योंकि आज हमारे मेहमान ख़ास इसी एक इंडस्ट्री के एक मायानाज़ नाम है और एक लेजेंड फ़नकार, एक अदाकार के साहबजादे हैं जिन्होंने आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। तो व्यूअर्स, मीडिया इंडस्ट्री में कई ऐसे नाम को हम जानते हैं जिन्होंने ना सिर्फ मीडिया में बल्कि पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में राज किया और एक लेगेसी लेके चल रहे हैं। और लेगेसी ये है कि जो इंडस्ट्री थी 1970 से लेट 1990 तक जो थी, 1995 1998 तक उन्होंने वो राज किया और 30 साल का जो एरा था उसमें बहुत नाम रोशन किया। अगर हम बात करें पंजाबी फिल्म्स की, अगर हम बात करें पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की, तो वो एक तिहाई रखती है, एक इम्पोर्टेंस रखती है। और आज वो इंडस्ट्री जो है वो उस तरह काम नहीं कर रही जिस तरह के पहले किया करती थी, मगर जो आर्टिस्ट हैं आज भी उस इंडस्ट्री को बूस्ट अप करने के लिए और उस इंडस्ट्री में वापस कदम जमाने के लिए कोशां हैं, और वो देख रहे हैं कि कब पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री, जो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री है, वो बूस्ट होगी। तो हमने सोचा कि हम आज अपने मेहमान ख़ास वो एक जो लेगेसी रखते हैं, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके फ़ादर का नाम है। मैं नाम अभी रिवील नहीं करूँगी, लेकिन आपको बताएंगे कि वो कौन साहब हैं जिन्होंने आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। और उसके साथ साथ जहाँ इंडस्ट्री की बात हो रही है वहाँ कुछ ना कुछ हम बात ख़वातीन के हवाले से ज़रूर करते हैं कि ऐसी तमाम ख़वातीन जो कि अपनी बलबोते पे अपना लोहा मनवा रही हैं और छोटे छोटे बिजनेसेस को लेके आगे चल रही हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर जो हमारा सेक्शन है, जो हमारा सेगमेंट है, वो एक बहुत ख़ासियत रख रहा है और उसने ना सिर्फ छोटे छोटे लेवल्स पे हमने उन वुमेन एंटरप्रेन्योर को आप लोगों से मुतारिफ़ करवाया है, बल्कि मिलवाया। और उनके हम लोग छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो सोशल मीडिया में इसलिए बार बार डाल रहे हैं ताकि आप लोग उनको देखें और आप लोग उनसे आइडियाज़ ले सकें कि जो ख़वातीन घर में बैठी हैं वो किस तरीके से अपने आप बिज़नेस चला सकती हैं और वो किन किन आइडियाज़ पे काम कर सकती हैं। आज जो ख़ातून हमारे साथ हैं वो इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। उन्होंने काम अपना कोविड के दिनों में शुरू किया और आज वो इस पैमाने पे पहुंच गई हैं कि वो अपने बिज़नेस को फ़रोग़ देने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आई हैं। उन्होंने रग्स के बिज़नेस से स्टार्ट किया, मगर अब वो पेपर ज्वेलरी बना रही हैं। और पेपर ज्वेलरी जो एक डिफरेंट आइडिया है, एक डिफरेंट टेक्निक है, और इस टेक्निक के साथ और वो किस टेक्निक पे काम कर रही हैं और वो क्या कर रही हैं, आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। तो मैं इनवाइट करूँगी अदीबा अलमास को। कैसी हैं अदीबा? अच्छा, you have a very unique style of coming, very simple and very elegant but statement. Thank you so much. अच्छा, मुझे बताएं कि ये आपने डिफरेंट मतलब कि ज्वेलरी पहनी हुई भी है, आई कैन सी with your entire attire. So why did you come into this paper jewelry profession? Actually, paper jewelry was and is my passion. Actually, my business is drug manufacturing.
मैं रग्स बनवाती हूँ और आगे फर्दर सेल भी करती हूँ। लेकिन ये जो पेपर ज्वेलरी है ये मेरे ज़हन में आइडिया था, तो लेकिन मुझे पता नहीं था चल रहा कि इसको कैसे शुरू करूँ। तो कोविड के दिनों में जब मेरा बिज़नेस शुरू हुआ, रग्स का शुरू हुआ, तो मैं वो एक्टिव हो गई थी ना, तो फिर मैंने साथ मुझे प्लेटफॉर्म भी मिलना शुरू हो गया कि कहाँ पे मैं अपनी जो पेपर ज्वेलरी है उसको डिस्प्ले कर सकती हूँ। क्योंकि आमतौर पर पेपर ज्वेलरी के हवाले से लोगों को यही होता है कि ये पेपर की बनी है और ये मेल्ट हो जाएगी। तो अभी भी लोग जब ख़रीदते हैं तो वो यही सोच रहे होते हैं कि वाई डू वी बाय दिस पेपर ज्वेलरी, बिकॉज इट विल गेट ruined व्हेन इट गेट इंटैक्ट विद वाटर। तो फिर उनको मुझे एजुकेट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि आप कोई भी ज्वेलरी अगर आप लेते हैं, तो गोल्ड की लेते हैं, सिल्वर की लेते हैं या कोई भी इमिटेशन ज्वेलरी लेते हैं, तो उसको कैरी करने के प्रोटोकॉल होते हैं। तो इसी तरह पेपर ज्वेलरी को भी कैरी करने का प्रोटोकॉल होता है। ये र्यून नहीं होएगा, ये वाटर के साथ इंटैक्ट होने से र्यून नहीं होएगा। आपका आई थिंक स्टेशन भी वहाँ है, तो हम वहाँ क्यों ना चल के बात करें ताकि आप साथ साथ एक्सप्लेन करती रहें। Sure. और मैं व्यूअर्स को भी दिखाती रहूँ कि पेपर ज्वेलरी जो है वो कैसे बनती है। Okay. और आपने कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की। Okay. और कितने पैसों से, सबसे पहले बताएं मुझे, ये काम आपने शुरू किया। अच्छा, पैसों से आपको पता है कि पेपर तो हर घर में होते हैं, स्पेशली जहाँ पे बच्चे होते हैं वहाँ पे कलरफुल पेपर्स होते हैं। तो पेपर्स मेरे पास थे, लेकिन मुझे ये नहीं था पता चला कि मैंने इनको क्विल कैसे करना है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्विलिंग का होता है। तो मैंने टूथपिक्स जो है उनके साथ शुरू किया था इनको क्विल करना। अच्छा, क्विल के मुतरादिफ क्या मायने रखती हैं आपकी? फोल्ड करना पेपर क्विलर। एट दैट टाइम मेरे पास क्विलर नहीं था, तो मैंने टूथपिक के साथ पेपर को क्विल किया। और उसके बाद फिर मैंने क्विल करने के बाद बाकी सारे फिर ऐसा हुआ कि मेरे पास लोकली चीज़ें नहीं थी, मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं पहली ही हूँ इस फील्ड में जो ये पेपर ज्वेलरी बना रही हूँ। तो इसको सारा इसका सामान जो है मुझे खुद एक्सप्लोर करना पड़ा मार्केट से, कोई इंटरनेशनल मार्केट से मुझे लेने पड़े, जो ग्लेज होते हैं, जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, वो फिर मैं लेके पेपर को सील करती हूँ ताकि पानी अंदर ना जा सके। आपने ये बिजनेस कोविड में शुरू किया था? जी। तो कोविड में आप रग्स भी बना रही थी साथ साथ? जी बिल्कुल, दोनों चीज़। तो आपने कोविड में ही इसको लॉन्च किया ऑनलाइन? नहीं, कोविड के बाद मैंने पहले ये बनाया। आपको मैंने बताया ना कि यहाँ पे लोकल मुझे इसके ग्लेज वगैरह इसका सामान नहीं था मिल रहा, मुझे क्विलर नहीं था मिल रहा। तो फिर मैंने ये ग्रेजुअली सामान मैंने पहले क्विल करके रख लिए, फिर मैंने नेट से जो है ना वो डिफरेंट साइट्स विज़िट की ताकि मुझे कोई ऐसा मिल जाए, केमिकल मिल जाए कि जो मेरे पेपर को हार्ड भी कर दे और उसमें ग्लेज भी हो। तो डिफरेंट केमिकल्स वगैरह मैं यूज़ करते करते कुछ को मैंने रिजेक्ट भी किया कि ये ठीक नहीं है। आखिरकार फिर मैं ये फाइनल इस पे पहुंच गई हूँ और अभी भी इसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मेरी एक वर्कशॉप हो रही है MM आलम रोड पर वोग टावर में 11 जुलाई को, ज़रूर वो आप ज्वाइन करें। आप सिखाएंगी? जी, मैं आपको सामान भी सारा कुछ प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि मुझे ये फ़ायदा इसका होगा कि मुझे ये जो बीड्स है ना, ये मुझे लेबर मिल जाएगी, मुझे बीड्स बने बनाए मिल जाएंगे, तो मैं बच्चों को बनाना सिखाऊंगी। अच्छा अदीबा, मुझे बताएं कि आप जल्दी से अपनी प्राइसेस भी साथ साथ बताते चाहें कि जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं तो उनके लिए भी, इफ दे वांट टू बाय इट फ्रॉम यू, दे नो द प्राइसेस। जी, तो जैसे ये अब मालाज हैं आपकी, तो ये क्या प्राइस है इनकी? ये ओनली 1200 की है। 1200 की? जी बिल्कुल 1200 की है। और ये जो ये जी, और ये वाली जो है इसमें ये जो ऐसे वाले बीड्स वाली है ना, ये क्योंकि इसमें बीड्स भी ज़्यादा लगे हैं और ये बीड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मेहनत इस तरह के बीड्स पर होती है। तो ये 2000 की है। और ये भी 1200 की है, ये वाले बीड्स भी 1200 की है। अच्छा, इनकी लाइफ मुझे बताएं कितनी होती है? आप जैसे कह रही थी कि लोग ये समझते हैं कि पानी लगाने से ये वेयर ऑफ हो जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे, तो आप कैसे, जब आप ये सेल करती तो लोगों को क्या बताती हैं कि इसको पानी से दूर रखना है? देखिए, एक बात तो ये है कि अगर आप पानी में कोई भी चीज़ अगर डिप करके रख देंगे तो फिर तो वो ख़राब होएगी। कोई भी ज्वेलरी हो वो अगर पानी में डिप करके रख देंगे तो ख़राब होएगी। अगर आप ये जैसे आप सिंक पर रख के भूल जाएंगी, अगर वज़ू करेंगी पानी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाथ धो लें, पानी लगेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये वज़ू करते हुए सिंक पर रख के भूल जाएंगी, वहाँ से पानी मुसलसल अंदर जाता जाएगा, फिर वो ज़रा डिफ़िकल्ट होएगा। अदरवाइज़ ये तो मैं 3-4 साल से मैं पहन के वज़ू भी करती हूँ। मेरे अभी तक किसी क्लाइंट ने कोई मुझे कंप्लेंट नहीं की कि हम आपसे लेके गए, और वही क्लाइंट मुझसे दोबारा भी खरीदने हैं। अभी मैंने अभी रैक लिया, मैंने अपने सैंपल बाहर भेजे थे,
वहाँ पे स्पेन में मैंने एक रैक लिया है। उन्होंने मेरी ज्वेलरी, मैंने अपने सैंपल भेजे थे, उन्होंने चेक किया और उन्होंने मुझे एक रैक एलोकेट किया कि आप इसके ऊपर अपनी ज्वेलरी डिस्प्ले करें। ज्वेलरी जी, तो मैं अब उनके लिए ये सामान बना रही हूँ। एक्चुअली है भी ये वहीं पे जाना है सामान। और आपको पता है, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं अकेली हूँ तो मैं इतना ज़्यादा सामान नहीं बना सकती। तो मैं पहले मैं लेबर को ट्रेंड करूँगी, इसके बाद फिर मैं, चाहे वो मेरे लिए काम करे चाहे वो इंडिपेंडेंट काम अच्छा है अदीबा, आप लेबर को ट्रेन करें, आप यंग गर्ल्स को ट्रेन करें, क्योंकि यंग गर्ल्स अक्सर आपको पता है बीड्स खरीद के वो बना रही होती हैं। मेरी अपनी बेटी जो है वो बीड्स का सेट खरीदती है और वो बना के फ्रेंडशिप बैंड्स और वो अपनी फ्रेंड्स में बांट रही होती है। आपको किसी ने कांटेक्ट करना तो वो कहाँ कर सकता है? आपकी वर्कशॉप पे आना तो वो कहाँ ले सकता है? जी, मेरी वर्कशॉप है 11 जुलाई को 2 PM से 5 PM तक वर्कशॉप होएगी, वोग टावर में होएगी। तो आप वहाँ पर आएँ अपने बच्चों को लेके। बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मेरे पास तो बॉयज़ भी आ रहे हैं सीखने के लिए, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत मार्केट है, इसमें बहुत ग्रोथ होएगी। अगर आप और आपका पेज किस नाम से है जहाँ मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, मेरा पेज है _1 ADES _1 ADES। ठीक है, थैंक यू सो मच अदीबा फॉर बीइंग कमिंग अलोंग विद सच अ वंडरफुल प्रोडक्ट्स ऑन आवर शो। तो प्लेजर टू मीट यू। और आई होप व्यूअर्स आप देख रही हैं ऐसी बहुत सी ख़वातीन जिनको आइडियाज़ का प्रॉब्लम है, जिनको कोई काम स्टार्ट करने का प्रॉब्लम है, स्मॉल इंटरप्राइजेज़, मीडियम इंटरप्राइजेज़ में बिज़नेस करना चाह रही हैं, या अपने किसी आर्ट को फ़रोग देना चाह रही हैं, अपने किसी हुनर को आगे बढ़ाना चाह रही हैं, तो उनके लिए हम रोज़ एक एंटरप्रेन्योर से आपको मिलवाते हैं और उनका आइडिया जो है वो आपसे शेयर करते हैं, ताकि आप घर बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकें। ना सिर्फ आप कंट्रीब्यूट कर सकें इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, बल्कि अपने हुनर के ज़रिए छोटे छोटे बिज़नेस प्रमोट कर सकें। और बिज़नेस करना कोई बुरी बात नहीं है, ये ज़रूरी नहीं होता कि यू कांट डू इट, यू हैव इनफ एट होम। इट्स जस्ट अबाउट योर क्रिएशन, योर क्रिएटिविटी, विच इज़ एवरीथिंग। तो आप लोगों के लिए ये सेगमेंट स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और आपको बताएंगे कि हमारे आज मेहमान ख़ास कौन है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आज कौन है? हमने सोचा कि हम आपको उनके बारे में बताएं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह, जिनको हमसे बिछड़े हुए 28 बरस बीत गए हैं और आज भी उनका स्टाइल, उनका एक्शन, उनका किरदार और उनके स्टाइल की मूवीज़ ना आज बन सकी, ना वो किरदार कोई निभा सका। और मगर एक बहुत इम्पॉर्टेंट उन्हीं के बेटे जो हैं उनकी एक लेगेसी लेके आगे चल रहे हैं और उनका नाम ज़िंदा रखे हुए हैं। ड्रामाज़ में भी उनको हम देख रहे हैं और उन्हें पंजाबी मूवीज़ में भी बाकमाल काम किया है। और 90s की दिहाई में उन्होंने अपना काम का स्टार्ट किया। इंटरनेशनल टूर्स पे भी रहते हैं और अपने फादर के अंडर भी वो काम कर चुके हैं। तो मैं इनवाइट करती हूँ वन ऑफ द लेगेसी जो चला रहे हैं सुल्तान राही साहब के बेटे हैदर सुल्तान राही को। अस्सलाम वालेकुम। पता है मैं बोली जा रही थी तो आई वाज शिवरिंग। आई वाज लिटरली शिवरिंग। आई डोंट नो, पता है वो नाम और वो चीज़ें जो होती हैं ना, वो एक रुतबा, एक काम और एक नाम उनका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आना, उसकी लेगेसी लेके आप चल रहे हैं। तो आई वाज लिटरली शिवरिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। Thank you. That's nice of you. Thank you very much. How are you? Alhamdulillah. Good. Thank you so much. मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा फैमिली नेम लेके चलना एंड 90s में आपने अपने करियर का आगाज़ किया। 15 साल के थे जब मूवी पहले की थी। Yes. ऐसे ही था। और उसके बाद अंडर योर फादर्स शैडो एंड अम्ब्रेला। Yes, it was my first film. मेरा एक्चुअली प्लान पाकिस्तान में खाली एक मूवी करने का था। तो मैं बैठे में पढ़ रहा था, तो मेरा था कि मैंने वापस हॉलीवुड जाना है। तो मैंने अबू से कहा था कि करनी है। और जब मैंने पहली मूवी की तो उसके दौरान मुझे और फिल्में मिलना शुरू हो गई। बस अक्रॉन पाकिस्तान में तो ये पे काम करता चला गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यू वर स्टडिंग इन अमेरिका और फिर ज़ाहिर उर्दू और इंग्लिश से ज़्यादा आपकी यू आर वेरी मानूस टू इट द लैंग्वेज। पंजाबी से भी लड़ाई थी बार। और पंजाबी में आके एकदम से आपने परफॉर्म किया और पंजाबी मूवीज़ के अंदर काम किया। और पंजाबी बोलना और उस एक्शंस को, वो जो एक लेगेसी थी माशाल्लाह से वो
गंडासे Action. वाली एक्शन थ्रिलर और Yes. एक दबंग Yes. पर्सनालिटी, उसको फॉलो करना या अपनाना, हाउ इट वाज? इट wasn't easy at all. पहली बात तो ये कि पंजाबी के साथ मेरी बिल्कुल तलफ़ुज़ मेरा बहुत ख़राब था, बिल्कुल बोले नहीं आती थी मुझे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखा उसको और अब तो खैर माशाल्लाह बड़ी फ्लुएंट हो चुकी हुई है। और स्टार्टिंग में मैंने ऑब्वियसली ऐसे रोल मैंने किए भी नहीं, क्योंकि अबू जी का माशाल्लाह एक इमेज बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव बहुत ज़्यादा था। मैं तो आई वाज लाइक अ लिटिल किड। उस टाइम में ये था कि सॉफ्ट सा मेरा रोल था जो मैंने किया था, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस तब से ही मेरे साथ ये थी कि जी आपको उसी स्टाइल में इवेंचुअली देखना है हमने एक पॉइंट पे आके। तो करते 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 फाइनली अब जो मैं कर रहा हूँ, अब आप समझ लें कि ज़्यादा अबू जी के ही स्टाइल में कर रहा हूँ। आपकी पहली फिल्म कौन सी? मेरी पहली मूवी का नाम था बबरा, नाम था उसका, टाइटल अबू जी कर रहे थे। 1992 में पहले वो मूवी रिलीज़ हुई थी और इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ 92। Yeah, it was. Yes. It was. People were, or the crowds were Yes, like putting yes, you yes, on yes. their heads and taking you up. They were carrying me around और मुझे इस बात का यकीन नहीं आता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि छोटे से बच्चे को इतनी फेम मिल जाए तो उसका दिमाग वैसे ही होता है। आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, और आई रियली एंजॉयड दैट मोमेंट। उसके बाद फिर चल काम शुरू हो गया। मैंने अबू जी के साथ ऑलमोस्ट 5 फिल्म्स की हैं। अबू जी के साथ कभी ऐसे नहीं था कि मुझे लगता था कि मैं सुल्तान रही साहब के साथ काम करूँ। अबू जी का फिक्र था घर में, तो मुझे था अबू जी के साथ काम करूँ। एक रिस्पेक्ट इतनी थी कि वो कभी हम वो बैरियर नहीं कभी ब्रेक कर सकते थे कि मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा घर में तो अब्बू जी के साथ मतलब कि आप काम कर रहे थे ये होता था, लेकिन बाहर तो लोगों के लिए होता था कि सुल्तान राही साहब के बेटे जो हैं वो सुल्तान राही साहब के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसे ये ही। दो अलग अलग इमेजेस कैरी कर रहे थे आप। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसका मुझे वेट का मुझे आइडिया था कि मेरे शोल्डर्स पे वेट कितना डाल दिया गया है, तो मुझे आइडिया नहीं था। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट। So Heather, you just tell me one thing. What motivated you to carry the same style? क्योंकि every personality is different. Every persona has a different style. Abu Ji had a very, extraordinary dabang style, the expression, the image, the personality he used to carry. Why did you adapt the same style? मेरा एक्चुअली जैसे मैं ये आपको नजर आ रहा हूँ, मेरा ज़्यादा यही है। मुझे वो ऑब्वियसली बात है लेकिन ये कि कुछ डायरेक्टर्स की डिमांड भी और स्पेशली पब्लिक की जो डिमांड है, मैंने ऑलमोस्ट 65 फिल्म्स अब तक कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। उसमें मैंने ज़्यादातर मैंने वो डांसिंग नंबर्स, रोमांटिक चॉकलेट हीरो के इमेज मैंने प्ले किए। पसंद किए लोगों ने वो भी, ये नहीं कि नहीं किया, क्योंकि अबू जी की वजह से लोग आते थे देखने की सारा था। तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपना भी एक रिकग्निशन मुझे बनानी है। तो फिर लेकिन मैंने ये फील किया कि लोगों ने मुझे कहा नहीं यार हम आपको उसी अंदाज में देखना चाहते हैं। मेरे डायरेक्टर्स ने, मेरे प्रोड्यूसर्स ने स्पेशली, थोड़ा जो उन जाओ ना ज़रा, थोड़ा ज़रा एंड ज़रा बोल के, अच्छा जी ठीक है। तो मैंने ये किया क्योंकि जिन एक्टर्स ने अबू जी को 100% फॉलो किया वो बेचारे सारे के सारे वॉश आउट हो गए। तो मुझे लगा कि मुझे उनको 100% कॉपी ना कोई कर सकता है मेरे हिसाब से, मी बीइंग इंसान मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने ये ज़रूर किया कि मैंने 10% उनका उठाया, फ्यूजन की अपने स्टाइल के साथ, और अब मैं वो कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, यस। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की वैसे ही एक तरह से जवाल आ चुका हुआ है। इट्स नॉट बीइंग ग्रोइंग लाइक इट यूज्ड टू। एग्जैक्टली। उर्दू इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री, वो ज़ाहिर है ज़बान चेंज हो गई भी, अब लोग ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं मैस ऑडियंस है। तो इस गैप को व्हाट डू यू थिंक कैसे फिल किया जा सकता है? विद गुड फिल्म्स, अच्छे फिल्म्स के साथ, अच्छे सब्जेक्ट के साथ, अच्छे गानों के साथ। मेरी जब भी कोई फिल्म मैं नई साइन करता हूँ, मेरा उनसे यही होता है कि यार बात ये है कि पहले भी आप लोगों ने फिल्में बनाई हुई हैं, 80s में सुपर हिट फिल्में दी हुई हैं आपने, अबू जी के साथ, अंजुमन जी के साथ, आसिया जी के साथ, अभी भी आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ज़रा स्टाइल हल्का सा चेंज कर लें, आज के दौर के मुताबिक बात करें, बनाए एक्शन मूवीज़ ही लेकिन आज के स्टाइल में ले आएँ उसको। जैसे अराउंड द वर्ल्ड हो रहा है इस वक्त, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ में अगर आप देख लें यही कुछ हो रहा है। एक्शन मूवीज़ बन रही हैं, रोमांटिक भी बन रही हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं हो चुकी हुई है। हैदर, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जो है हमारी, पंजाबी मूवीज़ को उतनी प्रमोशन नहीं दी जा रही। एज आप मुझे बताएं कि साल में कितनी मूवीज़ कर रहे हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरी 6 फिल्म्स हैं अंडर प्रोडक्शन, और 3 उनसी रेडी हो चुकी हुई हैं फॉर रिलीज। यस, और इंशाल्लाह आगे 2 उनसी हैं वो लिखी जा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से काफ़ी सारा काम कर रहा हूँ। तो मेरी ज़्यादा कोशिश यही है कि यहाँ की इंडस्ट्री को फिर से रिवाइव किया जाए, अपने पैरों में खड़ा किया जाए। इसलिए बहुत सारा काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, और अनकरीब इंशाल्लाह डायरेक्शन की सीट पे भी आने वाला हूँ। आप अपने खुद क्यों नहीं पंजाबी मूवी डायरेक्ट करते या मैं वही कह रहा हूँ करते कि इंशाल्लाह ताला I'm gonna be on the director's seat very soon इंशाल्लाह। you are coming I'm there. gonna direct it myself. My God, so it's breaking for us that you will be like making a movie. पंजाबी मूवीज़ का वापस रिवाइवल हो रहा है, और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को उसी तरह फ़रोग मिलेगा जिस तरह के पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने अरूज, दुनिया में अरूज ना सिर्फ हासिल किया बल्कि बहुत से नामवर अदाकार इस धरती से पैदा हुए हैं। तो यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बातों का सिलसिला जारी है। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक।
आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हम बात करते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल पे, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। वो भी एक लेगेसी लेके चल रहे हैं, सुल्तान राही साहब के बेटे हैदर सुल्तान। जी हैदर जी। हैदर, मुझे बताएं कि कंट्रोवर्सीज़ का आप शिकार हैं कि कंट्रोवर्सीज़ आपका शिकार है? सोशल मीडिया पे हमने पिछले दिनों बहुत सी स्टेटमेंट्स और उभरते हुए जुमले एक दूसरे को कसते हुए देखा, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मेरी असल में ना आदत ये है कि मैं बहुत साफ और स्ट्रेट पर्सन हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। तो गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूँ, जल्दी गुस्सा आ जाता है मुझे। तो वो कुछ ऐसी बात हुई थी, स्पेशली अबू जी के हवाले से बात हुई थी। तो ऑब्वियसली बात है, कोई बेटा भी होगा तो वो एग्रेसिव हो जाएगा इस बात। क्या बात की थी? बस वो एक हमारे सो कॉल टाइप के एंकर हैं, उन्होंने एक बात स्टार्ट की थी अबू जी के बारे में। कुछ उन्होंने ऐसे कुछ जुमले यूज़ किए जिनको नहीं करने चाहिए थे। तो बात मेरे तक पहुँची, मैं तो लाहौर में नहीं था। जब लाहौर आया फिर मैंने उनको जवाब दिया, और बड़े जैसे बेटे को देना चाहिए जैसे दिया। तो ही फाइनली अपोलोजाइज्ड उस चीज़ को लेके। तो फिर उन्होंने इस बात को कर दिया, वरना मैंने इसको थोड़ा सा और तरीके से ड्रैग करना था, लेकिन इट वर्कड आउट। मेन मकसद ये था कि जब इतने बड़े लेजेंड्स होते हैं कि एक बड़ी लेगेसी होती है, आपको उनके बारे में ऐसे कमेंट्स, ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और स्पेशली वो जो अबू जी हैं, फ़तेह अली खान साहब हैं, मैडम नूर जहाँ, ये बड़े बड़े नाम हैं, लेजेंड्स हैं हमारे। इनकी रिस्पेक्ट हमारे पर फ़र्ज़ है, हमें करना चाहिए। लेकिन जब कुछ लोग कहते हैं ना एक लेने के लिए, एक सस्ती शोहरत अपने करते हैं, रेटिंग ऊपर नीचे करने के लिए, तो गलत करते हैं। तो उल्टा उनके ऊपर वो बढ़ जाती चीज़, वो यही हुआ। सब आपका थोड़ा सा हम बात करेंगे फादर और सन रिलेशनशिप की। जी। अबू को सबसे ज़्यादा फेवरेट बच्चा अबू का कौन सा था, और ज़्यादा अबू ने प्यार से होता है, क्योंकि एक आधा फेवरेट ज़रूर होता है, हर फैमिली में होता है। ऐसे ही आई वुड से कि आई थिंक अबू जी का सबके साथ इक्वली था। पहली बात, वो टाइम नहीं होता था, ही वॉज वेरी वेरी बिजी। आई नो। और जब जो टाइम उनके पास था तो वो हमेशा फैमिली के साथ स्पेंड करते थे। अमेरिका भी जाना है घूमने के, लंदन जाना है, कहीं भी आगे पीछे, तो हमारे साथ ही उन्होंने ट्रैवल करना है हमेशा। और अब ऑब्वियसली बात है, जब मैंने मूवीज़ को ज्वाइन किया तो फिर मेरा अबू जी के साथ और भी एक अटैचमेंट बन गई। हम लोग सेट पे भी इकट्ठे होते थे, घर पे भी इकट्ठे होते थे, तो एक अटैचमेंट ज़्यादा अबू जी के साथ मेरी बन गई। तो बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग वैसे भी लोगों के साथ भी थे, तो घर में तो आपको पता है फिर और भी ज़्यादा सबके साथ उनका ऐसे था। आप जब अबू जी के साथ काम कर रहे थे फिल्म के अंदर, कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने आपको डांटा हो कि ये नहीं क्या कह दिया, ये डायलॉग ऐसे डिलीवर नहीं किया या ऐसे डिलीवर किया? हाउ मच प्रेशर डिड यू फील? प्रेशर, यस, ये आपने बात सही की है। प्रेशर मेरे पे बहुत ज़्यादा होता था, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, कहना कि रिस्पेक्ट का एक बहुत एलिमेंट हमारा उनके साथ था, जो वालिद फिगर है ना, उस वाले से। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैंने सुल्तान राही साहब के साथ एज एन एक्टर काम किया। भाई ये मेरी बड़ी एक प्राउड मोमेंट थी एज एन एक्टर का, देखा जाए तो। जब सेट पे होते थे तो ये था कि उनसे कभी भी, हाँ, उन्होंने गाइड मुझे बहुत कम किया कि बेटा ऐसे कर लो या ऐसे करो, लेकिन ये था कि कभी उन्होंने ये नहीं कभी किया कि आम जिंदगी में भी कभी नहीं किया कि डांटा हो या कभी कुछ ऐसे बोला हो। जितने वो अग्रेसिव स्क्रीन पे थे ना, उतने ही उसके वो ऑपोजिट घर पे थे। अच्छा। वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी स्वीट, वेरी हम्बल। उनको खाना पीना, घूमना फिरना, उनको फुल ऑफ लाइफ, हंसी मजाक करना उनको बहुत अच्छा लगता था। नॉर्मली हम ये कहते हैं ना कि कोई कॉमेडियन हो तो हम ये पूछते हैं कि आप क्या घर में भी ऐसे हंसते हैं या आप हर वक्त आपके मुंह पे ऐसी स्माइल होती है या लोगों को हंसाते रहते हैं? तो ये मैं पूछना चाह रही थी कि द दबंग पर्सनालिटी ही यूज्ड टू कैरी, नो, वाज ही द सेम एट होम? ही वाज टोटली ऑपोजिट। और ये आप समझ लें कि अल्लाह ताला की खास रहमत उनके ऊपर थी कि लोग वाहिद एक्टर हैं कि उनका भी पाँव ही खाली फ्रेम में आता था ना स्क्रीन के ऊपर, तो लोग ओ राही साहब आ गए, राही साहब आ गए, राही साहब। करिश्मा, टोटल करिश्मा। ये और उनकी मेहनत और डिटर्मिनेशन, मतलब मुझे बताते थे, कहते बेटा मैंने इतनी स्ट्रगल की लाइफ में कि 12 साल मैंने स्टूडियो के चक्कर काटे काम के लिए, देखने के लिए कि मुझे कुछ हो मिले। छोटे छोटे कैरेक्टर से करते फिर मैंने फाइनली वो एक टाइम आया कि बशीरा मिली, फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, चल सो चल। और मज़े की बात ये कि लास्ट मोमेंट तक उनके अंदर ये डिटर्मिनेशन, ये एक जो ना फायर ऑफ वर्किंग, वो उनके अंदर रहा, कभी ख़त्म नहीं हुआ। हॉर्स राइडिंग, फाइटिंग, खुद अभी तक हिमसेल्फ। हैदर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम आया, एंड हाउ मेनी मूवीज ही कैरीड? उनकी जो ऑन रिकॉर्ड हैं, वो जो गिनीज बुक का नाम है, वो आई थिंक अराउंड अबाउट 800 to 900 मूवीज़ का है। 800 to 900, राइट। मोस्ट टाइटल प्लेड बाय एन एक्टर इन द वर्ल्ड, इससे ज़्यादा किसी ने टाइटल प्ले नहीं की दुनिया में। लेकिन जो उनकी वैसे अगर आप काउंट करें तो मोर देन 1200 मूवीज़ उनकी हैं अंडर द बेल्ट। अभी उनकी अंडर प्रोडक्शन थी बहुत सारी मूवीज़ जो उन्होंने अभी करनी थी वापस आके। अच्छा। तो बहुत सारा काम अभी था। 2 मूवीज़ उनकी मेरी थी, मुझे पेंडिंग पड़ी हुई थी बीच में। अच्छा, 2 मूवीज़ पेंडिंग थी, तो ग्रेट बहुत काम है ये तो। जी। और उन्होंने, मैं ये बता रहा हूँ कि ज़्यादा, अब एक टाइम ये आ गया था कि वो काम करते थे लोगों के लिए। कहते थे यार कि मैंने इतना काम कर लिया हुआ है कि अब मुझे आई डोंट नीड टू वर्क,
लेकिन मैं अगर नहीं जाऊँगा तो ये जो 8 शूटिंगें दिन में नहीं करूँगा तो ये 1000 लोगों का सर्कल है जो अल्लाह ताला ने मेरे वसीले से बनाया हुआ है वो रुक जाएगा। मैं सेट पे जाऊँगा तो किसी को कुछ होगा ना, नहीं जाऊँगा तो नहीं होगा। तो फिर वो अमेरिका भी मिलने के लिए जब कभी आते हैं जहाँ पढ़ रहे थे तो किसी से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, कब आ रहे हैं वापस, शूटिंगें रुकी हुई हैं, वापस आ जाएँ वापस आ जाएँ। तो यार मुझे एक महीना तो बच्चों के साथ रहने दिया करो, लेकिन नहीं, तो फिर वापस चले जाना मैंने। तो वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उनके दिल में था कि मैंने लोगों के लिए कुछ करना है, अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा इनके लिए। तो उनके जाने के बाद फिर यही हुआ कि बिल्कुल उनके जाने के बाद तो ना सिर्फ इंडस्ट्री शटडाउन तकरीबन हो गई, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने तो सुना है कि लोगों के चूल्हे तक जी जी ऐसे ही है कि नहीं चले। अल्लाह ताला ने एक वसीला बना देते हैं ना किसी को दुनिया में, वो अबू जी को बनाया हुआ था सबके लिए और वो ज़्यादा करते भी उनके लिए थे कि यार मैंने आना है उनके लिए, मैंने करना है। क्योंकि मुझे एक हमारे बड़े फेमस हमारे विलन हैं, उन्होंने मुझे एक छोटा सा किस्सा बताया अबू जी का। रात के 2:30 बजे शूटिंग पे आए हैं तो सारे उनका वेट कर रहे थे, तो उन्होंने डायरेक्टर को बुलाया, कहते हैं बेटा तुम्हारी शूटिंग अगर किसी फिल्म कल आनी है ईद पे, यानी ईद पे तो लग रही है, एमरजेंसी में ख़त्म करनी है, नहीं तो शूटिंग कल कर लें इसकी, बहुत थक गया हूँ। तो सब कहने चेहरे उतर गए एकदम से, यार काम नहीं हुआ तो क्या होगा। तो एकदम से फिर अबू जी ने उधर देखा तो उनको फील हुआ कि सब मेरा वेट कर रहे हैं, कि यार अच्छा यार लाओ कपड़े लाओ भी। तो सुबह 5 बजे शूटिंग करवाई उनकी, पैकअप किया, फिर घर गए। कहते हैं खुश हो सबको, कहते हैं हाँ जी ऐसा हो गया। क्योंकि लोगों का उनके अंदर एहसास बहुत था कि मैं अपने आप को मनफी करके लोगों के लिए करूँ, और ये खाली इंडस्ट्री के लोगों के लिए नहीं था, बाहर भी उनका सर्कल बहुत ज़्यादा लोगों के लिए था। मुझे बताएं उनकी अचानक वफ़ात के बाद क्या सिचुएशन थी, क्या क्या चीज़ें सामने आई, क्योंकि बहुत से लोगों के दिल टूटे, बहुत से लोग कहते हैं ना दिल बर्दाश्ता हो गए, इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस था, आप लोगों के के लिए बहुत बड़ा लॉस था। जी ऐसे ही है। ऑब्वियसली बात है, ये एक सडन चीज़ें बढ़ती है तो आप इसलिए प्रिपेयर नहीं होते, तो वो एकदम से था कि ऐसे पहाड़ टूट गया हमारे पे ना, समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। लेकिन मैं जो लोग मुझे आके मिले अबू जी के बाद और जिन लोगों ने मुझे गले लगा के रोए होता था, यार हमारे लगता है कि घर का बड़ा चला गया, अब हमारा से कौन करेगा। कहाँ पे अबू जी का सर्कल था, हमें भी आइडिया नहीं था इस बात का कि व्हाटएवर यूज्ड टू अर्न उसमें से हाफ से ज़्यादा वो अल्लाह ताला की राह में स्पेंड कर देते थे बाहर। कहाँ पे किया हुआ था यू डोंट नो। उसी में काफ़ी बातें ओपन हुई। अभी भी लोग आते हैं मिलने के लिए मुझे घर पे कि जी हमारा ये हमारा वो, जो मुझसे पॉसिबल होता है मैं उसको कैरी ऑन करता हूँ। ऑब्वियसली बात है, अबू जी का तो एक और लेवल था ना। व्हाटएवर आई कैन डू आई डू। मुझे बताएं कि आपके ऊपर क्या क्या मुश्किलात आई, डिड सम ऑफ द पीपल अवॉइडेड यू? देखें अबू जी के साथ जो उस टाइम में ऑब्वियसली प्रोफेशनल जेलसी तो होती है हर किसी के दिल में, बज़ाहिर तो कोई नहीं कभी भी कि आपके मुंह पे कहेगा, लेकिन यू कैन फील इट। लेकिन वही लोग जो अब मिलते हैं, अभी भी ज़िंदा हैं, मौजूद हैं, तो उनके अभी मुझे वो उनका बेटा है अभी भी कर रहा है, तो थोड़ा सा वो फील होती है। लेकिन जो उनसे तभी प्यार करते थे अभी वैसे प्यार करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी में अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है अल्लाह ताला की रहमत से अबू जी की वजह से। और अब लोग कहते हैं जी हमें आप में राय साहब की अब झलक नज़र आती है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे हम राय साहब से मिल रहे हैं, हाथ चूमते हैं, गले मिलते हैं, प्यार करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना किया करें भाई ऐसे, वो कहते हैं नहीं हमें आप में राय साहब नज़र आ रहे होते हैं, हम आपको नहीं उनको कर रहे होते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे, यार मेरे पे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई कि मुझे चीज़ों को खाली हैदर सुल्तान राही के हिसाब से देखना, सुल्तान राही साहब के हिसाब से देख मुझे करनी पड़ेंगी अब। दैट्स वेरी वाइज ऑफ यू, बिकॉज समटाइम्स ये होता है कि ये भी एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला होता है कि जो बेटा है वो ज़्यादा नाम कमाए, और समटाइम्स ये होता है कि जो फादर का जो नाम होता है उसके अंडर शैडो बच्चा आ जाता है कि बिकॉज ऑफ द प्रेशर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बात मैंने बहुत दफ़ा सुनी, काफ़ी लोगों से भी सुनी। मैं इसका एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बॉर्न हैदर सुल्तान। घर में मैं जब पैदा हुआ तो मैं सुल्तान साहब का बेटा हूँ, मैं कुछ ना भी करूँ तो मैं हैदर सुल्तान हूँ। ये नो पॉइंट। लेकिन जस्ट टू मेक माई ओन रिकग्निशन मैं कर रहा हूँ कि मैं अबू जी की लेगेसी को लेकर चल रहा हूँ ताकि वो कैरी ऑन रहे। अगर मैं कुछ ना भी करूँ तो सुल्तान साहब का नाम तो रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन एक मेरी फेस रिकग्निशन बन चुकी है, लोग पहचानते हैं, जानते हैं कि यार राइसा का बेटा काम कर रहा है, ये फिल्म आई है। एंड यू फील प्राइड दैट यू वांट टू बी अ सन ऑफ Sultan Rahi, whether you do or you don't do anything. It's an honor for me, exactly, to be a son, of course. लेकिन ये कि on my end, I'm doing whatever I can to keep it going. बस ये है। Very nice, very nice, very nice. कोई ऐसा छोटा सा वाक़या आपको याद हो, a very small thing which is always in your mind, एक जब वो एकदम से उनकी वफ़ात हो गई या कोई ऐसी कोई ट्रबल आई एकदम से, like you want to share with because a lot of people are watching you and your fans will be around. वेल ऑब्वियसली बात है, उनके जाने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें एकदम से चेंज हुई लाइफ में, बहुत कुछ चेंज आया, देखा भी, फेस भी काफ़ी कुछ चीज़ें की। लेकिन ये है कि ओवरऑल आई वुड से कि पॉजिटिव ही रहा, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि हम कहें यार ये क्या हो गया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के कौन कौन से एक्टर्स टुक अ फ्रंट फुट फॉर हिम?
यू वांट टू नेम एनीवन के जो हमेशा से आपके साथ खड़े रहे? आई वुड से नासिर अदीब साहब, मतलब है कि हमेशा अभी तक अटैच हैं साथ, हमेशा बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं। रशी अंकल जो उनसे हैं, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में मैं कह रहा सबसे बहुत एकदम से ना उन्हें ऐसे कर लिया कि यार ये बच्चा है, इसको उन्हें साथ लेके चलना है। बस चंद एक ऐसे नाम हैं जो अभी भी अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी से दें लगे हुए हैं, ठीक है, अपने अपने माइंड से लगे हुए हैं, लेकिन ये है कि मेजॉरिटी में सबसे प्यार अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मिल रहा है अभी तक, ऐसे तब तक ऐसे ही है। व्यूअर्स, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल पे हम बात कर रहे थे हमारे लेजेंड सुल्तान राही साहब, जिन्होंने 28 बरस पहले हमसे बीत गए, मगर उन्होंने 30 साल से ज़ायद हुकूमत की इस इंडस्ट्री के ऊपर और बहुत नाम कमाया, बहुत पहचान है, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। 900 से 1200 के करीब में उनकी मूवीज़ हैं और इतने बड़े नाम के साथ साथ उनके साहबजादे आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जो कि उनका नाम रिवाइव कर रहे हैं और वो भी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और पंजाबी फिल्म्स के ऊपर वो चाहते हैं कि उस तरीके से काम हो जिस तरह के पहले हुआ करता था। तो यहाँ लेते छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपके सामने। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमने बहुत सी गॉसिप्स की और हमने फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के ऊपर भी बात की और हमने सोचा क्यों ना हम हैदर को किचन में लेके आएँ और पूछें कि हैदर क्या क्या किचन में कर सकते हैं। और उसके साथ हमें ज्वाइन किया है हमारी बहुत सी प्यारी, बहुत ही क्यूट शेफ़ ने, जिसका नाम है अनम और हमारा किचन स्टेशन को संभालती हैं और आज हमें बताएंगी कि वो क्या बना रही हैं। पहले मैं बात करूँगी हैदर से। हैदर, आप काम करते हैं किचन में? जी बिल्कुल, बहुत सबसे अहम काम मैं करता हूँ खाने का। I love to eat food. You don't cook food? नहीं, I'm a food lover, so बस मेरा ये होता है कि मैं बताता हूँ अच्छा बना कि नहीं बना। पाकिस्तान से बाहर रहते हैं लेकिन पाकिस्तान की याद तो हमेशा आती होगी आपके जब भी आप बाहर होते हैं, तो कौन सी ऐसी डिश है यू ऑलवेज वांटेड टू ईट एंड आस्क योर पेरेंट्स लाइक योर मदर टू कुक इट फॉर यू? आई लव बिरयानी, मुझे ज़्यादा होता है चिकन बिरयानी का या फिर मटन। अच्छा, मटन कढ़ाई या चिकन बिरयानी, वन ऑफ योर फेवरेट। हमारे किचन में आज क्या बन रहा है अनम? आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शाशलिक स्टेक्स बना रहे हैं और उसके लिए जो है मैंने चिकन को पहले मैरिनेट किया था, थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और चिकन पाउडर, गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा ऑरिगेनो लगा के मैंने इसकी मैरिनेशन कर दी। अगर आपके पास मैक्सिमम जो है वो 2 आवर्स और मिनिमम आप इसको जो है वो तकरीबन लाइक अगर 40 मिनट्स अगर आप इसको कर दें मैरिनेट तो चिकन मैरिनेट हो जाएगा। उसके बाद वेजिटेबल की चॉइस जो है आपकी अपनी पर्सनल है। आप इसके अंदर जो है मैंने इस वक्त अनियन एंड टोमेटोज़ यूज़ किए, आप इसके अंदर जो है कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं और मशरूम्स। नहीं, अक्सर ये होता है हम निकाल के बाहर कर रहे होते हैं, कोई नहीं खाते। अच्छा, मतलब बनने से पहले इसकी खुशबू अच्छी आ रही है, बनने के बाद तो खा दे। उसके बाद हम इसको स्टिक्स में इस तरह से शाशलिक स्टिक्स में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के अंदर इसको ग्रिल करूँगी। ग्रिल करने के बाद एक हम सॉस रेडी करेंगे जो बेसिकली शाशलिक सॉस होगी। वो उसके लिए हम गार्लिक यूज़ करेंगे तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर उसको सौते करेंगे। लाइट जब वो गोल्डन हो जाएगा तो उसके अंदर मैं तकरीबन 1 कप के करीब जो है वो केचप ऐड करूँगी। थोड़े से मिक्स हर्ब्स जाएंगे, थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर डालकर, थोड़ी सी चिली सॉस डालकर उसकी एक मैरिनेशन सी रेडी कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी फ्राइड जो वो होंगी चिकन स्टिक्स वो हम उस सॉस में रखेंगे, उसको थोड़ा सा उसके अंदर ड्रिजल करेंगे और सर्व कर देंगे। आप इसको प्रिपेयर करें। Yes. हम ज़रा आगे से स्टेशन से होकर आते हैं। हमने सोचा कि आज हम थोड़ा सा क्यों ना मेकअप के ऊपर बात कर लें और साथ साथ हम हैदर से भी बात कर रहे हैं। हैदर, फिल्म के ऊपर जो होता है, फिल्म में मेकअप और गेटअप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हाउ डू यू मैनेज, वो किस तरह मैनेज होता है? अक्सर लोग कहते हैं कि हमें वो वाले गेटअप्स ना दिलाएं जो हम बिल्कुल ऑड लुक लगे या आपको अच्छा लगता है गेटअप्स करना? नहीं, मुझे अच्छा लगता है गेटअप करना, लेकिन ये होता है कि मैं मेकअप से थोड़ा भागता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि ये फीमेल्स के लिए बना है, उन्हें करना चाहिए। तो जो लुक देनी होती है। हाँ, लेकिन किसी को दाढ़ी मूछ लगनी है, कोई विग पहननी है, कुछ चेंज लुक दिखानी है, यस, वो मैं करता हूँ। अभी जो मैं फिल्म में करने बाकी जा रहा हूँ उसमें मेरा ऑलमोस्ट 60 ईयर्स ओल्ड का दिखाना है मुझे। 60 ईयर्स ओल्ड दिखाया आपको? दिखाएंगे उसमें। अच्छा। तो वो पूरा गेटअप सारा हम डिस्कस करें कि वो दाढ़ी कैसी होनी चाहिए, लुक कैसी होनी चाहिए, झुर्रियाँ कैसी डालनी है, तो आपको पहचाना ही नहीं चाहूँगा। जैसे कभी आपको ये कहा गया कि आप बिल्कुल सुल्तान राही साहब जैसी लुक करें, बिल्कुल वही अटायर लें, वही गंडासा पकड़ें, वही शलवार कमीज का स्टाइल उनका और वही उनके बाल और इस तरह मेरी फिल्म आ रही है अतरा शेर के नाम से,
उसमें आपको यही चीज़ नजर आएगी इंशाल्लाह। आप उनको रिवाइव कर रहे हैं। वही से नाइस। तो अच्छा, ये तो आपने बड़ी मज़ेदार किस्म की ब्रेकिंग दी है। तो व्यूअर्स, बात कर रहे थे हम गेटअप्स के ऊपर, बात करें हम मेकअप के ऊपर कि मेकअप जो है उसको कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, किन मौक़ों पर कम करना चाहिए, किन मौक़ों पर ज़्यादा करना चाहिए। और आजकल जिस तरह मौसम गर्मा है, तो गर्म मौसम के लिहाज से आपको किन किन मेकअप के ऊपर किस तरह की लुक्स करनी चाहिए और मेकअप से के साथ आपको कैरी ऑन कैसे करना चाहिए। तो उसके लिए हमने सोचा कि हम अपनी एक्सपर्ट को बुलाएं, जो कि एक्ट्रेस भी रही हुई हैं, होस्ट भी हैं, और अब वो मेकअप ट्यूटोरियल्स भी देती हैं और उनका मेकअप ब्रांड भी लॉन्च हो रहा है। तो मैं इनवाइट करती हूँ मोमिना बतूल को। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आई एम गुड। और कैसी हैं आप? मोमिना, ये आपका स्टेशन है। जी जी। आप अपने स्टेशन पे खड़ी हो क्योंकि आपसे हमने बहुत सी यूज़फुल टिप्स पूछनी है। बिल्कुल। गर्मी का मौसम है। हाँ। गर्मी के मौसम पे खास टिप कौन सी है कि सबसे पहले क्या इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि अक्सर हमारे मेकअप्स पे क्रैक्स आ रहे होते हैं, ओवरली बेस्ड होते हैं हम लोग, हमें ये नहीं समझ आ रही होती हमने कितनी मिकदार में कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है। एक्चुअली सबसे पहले जो है मेकअप को सेट रखने के लिए आपकी नाइट केयर की जो स्किन रूटीन होती है ना, वो आपको कंटिन्यूसली करनी पड़ती है। अगर आप रात में अपनी स्किन को पैम्पर्ड करके नहीं सोएंगे, तो अगर आप सुबह उठ के मेकअप करेंगे तो वो पैचेस पड़ जाते हैं। और सबसे पहली बात, जब भी आप मेकअप करें, मेकअप करने से पहले आप आइसिंग ज़रूर करें अपने फेस पे। उससे ये होता है कि एक तो आपके फेस पे ग्लो आता है, दूसरा आपके फेस पे क्रैक्स नहीं पड़ते। नाइट केयर की जो रूटीन होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोमिना, थोड़ी नाइट केयर की रूटीन भी आप एक्सप्लेन कर दें कि आप नाइट रूटीन को क्या क्या यूज़ करना चाहिए और क्या कहती हैं? बिल्कुल, सबसे पहले जो है आपको जो है ऑयल मसाज अपने फेस पे ज़रूर करना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। ऑयल जो होता है आपके फेस से सारा डर्ट जो होता है वो निकाल देता है। मेल फीमेल दोनों करना चाहिए? दोनों का करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मेल्स भी हमारा ही हिस्सा है, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है। मेकअप रिमूव करने के लिए बहुत चीजें औरतें यूज करती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। आजकल तो मेल और फीमेल वो था, मतलब आई एम आल्सो लर्निंग ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि नहीं, मेल्स को भी करना चाहिए कि यू हैव टू, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप भी माशाल्लाह हमारे हीरो हैं और आपको स्क्रीनिंग करनी होती है, डिफरेंट गेटअप्स करने होते हैं। जिस तरह के ये हैं, इनको रोज सुबह आके माशाल्लाह से काम करना पड़ता है। जिस तरह के मैं हूँ, मुझे भी बहुत सारे काम करने होते हैं। तो आपकी मेकअप रूटीन कुछ है? मेरी बहुत, जब कभी रिकॉर्डिंग्स करता हूँ तब करवाता हूँ, अदरवाइज शूटिंग्स में नहीं करवाता मैं। नहीं कराते मेकअप रूटीन। अच्छा मोमिना, समर लुक के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है। सबसे पहले चीज़ मेकअप में, व्हेन यू वांट टू गो समवेयर, ओके, what do you do and you want viewers to कि being, अगर आपकी लुक उनको पसंद आ रही है जैसे आपने भी की हुई है, सबसे पहली चीज़ आपने क्या इस्तेमाल की है? सबसे पहले जो है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो अपने फेस पे अप्लाई ना करें, क्योंकि इस गर्मी में अच्छे के पसीने निकल जाते हैं, पसीने में सारा मेकअप बह जाता है। सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि सबसे पहले अच्छा सा क्लेंजर इस्तेमाल करें, फेस को क्लेंज करें, उसके बाद आप अप्लाई करें अच्छा सा मॉइस्चराइज़र। ठीक है। हम क्या करते हैं, या फिर लेडीज़ क्या करती हैं, हमारे देखने वाले जो हैं वो जब एक प्रोडक्ट लगाते हैं फ़ौरन उसके बाद दूसरे को अप्लाई करते हैं। जब आपने मॉइस्चराइज़र लगाया तो उसको टाइम दें, 5 से 10 मिनट का आप उसको टाइम दें। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद आप अपने आईब्रोज़ को लुक दे सकते हैं, मतलब उसको क्लीन कर सकते हैं, आई शेडो लगा सकते हैं, आई मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है फिर आप प्राइमर इस्तेमाल करें अपने फेस के ऊपर। देन आप आते हैं उसके ऊपर बेस के ऊपर। आप बेस बताएं, आपने इन तीनों में से, ये हमारे सामने पड़ी है, आपने कौन सी यूज़ की है? मैंने ये वाली बेस इस्तेमाल की है, ये बहुत अच्छी बेस है। इससे आपके जो पोर्स हैं वो इनविजिबल हो जाते हैं। लाइक जब हम मेकअप करते हैं तो किसी भी मेकअप को करने के बाद पोर्स जो हैं वो हमेशा फेस पे रह जाते हैं। इसको लगाने के बाद जो है पोर्स जो है वो आपके नहीं दिखते हैं। लिक्विड बेस है ये, लिक्विड बेस है और ये बड़ी अच्छी बेस है। मैं इसका नाम मेंशन करूंगी ऑफ कैमरा, क्योंकि ऑन कैमरा मैं नहीं बता सकती क्योंकि इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए हुए। अच्छा, एक चीज़ मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि आप जरा हमारी जो फीमेल्स देख रही हैं, आपको बताइए, मैं अक्सर शादियों में देखता हूँ कि गर्दन के साथ मुंह नहीं मैच हो रहा होता। ये अलमिया कंट्री का मसला है। तो हाथ भी, यस, तो वो इट शुड बी द सेम स्किन टोन एज योर नेक, द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारा एक सोशल जो है वो एक मसला है। वो मसला ये इस तरह से पैदा होता है कि हम जो है ना मुंह को चिट्टा करने के उसमें ना हम अपने फेस के साथ का जो है वो बेस नहीं इस्तेमाल करते।
जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर काले लगते हैं। देखिए आपका जो भी रंग है, आप गोरे हैं, आप जो सांवले हैं, वो कैसे भी हैं, लेकिन अपनी स्किन टोन का ज़रूर इस्तेमाल करें। जब भी आप बेस लगाते हैं आपकी स्किन टोन के साथ होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि आपकी गर्दन जो है वो काली और मुंह चिट्टा नहीं लगेगा। हाथ पैर भी आपके इक्वल लगेंगे, नेचुरल लगेंगे। सेकंड स्टेप क्या था आपका? रात की रूटीन की बात नहीं, रात की नहीं, मैं अभी आपका मेकओवर के बेस के बाद। हाँ, बेस के बाद नहीं, मॉइस्चराइजर के बाद। मॉइस्चराइजर के बाद प्राइमर है, प्राइमर के बाद अच्छा हमने इनको स्टे दे दे के प्रोडक्ट्स को अप्लाई करना है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बेस लगाया। बेस लगाने के बाद आप पूरा जितना भी क्रीम आपका मेकअप है आप वो करें, कंटोर करें, और उसके साथ साथ आप ब्लश ऑन लगाएं। वो भी आप शेड्स बताते जाएं ताकि यू नो इट्स इजी फॉर एवरीवन टू लुक एट इट। ये आपका कॉन्टोर है? नहीं, कॉन्टोर ये जो जितने भी है ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में है। ठीक है। जो क्रीमी फॉर्म में है ये क्रीमी फॉर्म में एक ब्लश ऑन है। अगर आपने बेस अप्लाई किया है तो बेस के साथ आप क्रीमी वो यूज करेंगी। कंटोर जो है, कॉन्टोर का जो कलर होता है वो क्रीमी होना चाहिए। पाउडर तो बहुत एंड की बात है कि वो जो लास्ट में हम टचअप करते हैं वो पाउडर से करते हैं। पहले आप क्रीम जो है वो कॉन्टोर इस्तेमाल करेंगे, क्रीमी ब्लश ऑन आप इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसके बाद आप उसको सेट करेंगे। वो फिर आप लूज़ पाउडर के साथ उसको सेट करेंगे। लोग क्या करते हैं, इतना ज़्यादा लूज़ पाउडर जो है वो थोप देते हैं आंखों के नीचे भी और फिर इधर इस गालों की जगह पे भी। फिर वो क्या होता है कि एंड पे जो है मेकअप जो है उतरना शुरू हो जाता है, क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं। हमेशा जब भी आप लूज़ पाउडर का इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट को आप यहाँ पे ले अपने हाथ पे, उसको थोड़ा टैप करें, टैप करके आप उसको आइज़ के नीचे और यहाँ पे गालों के पास आप उसको अप्लाई करें। उसका रिजल्ट कुछ और आएगा। ये जो लोग भर के लगाते हैं ना, फिर उसके बाद क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। दिस इज द बिग रीजन कि लोगों को नहीं पता है कि किस तरह से मेकओवर को एग्जैक्टली करना चाहिए, क्योंकि हमारी लेडीज जो है वो बड़ी मासूम है, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट लगा देती हैं, तो फिर उससे ये होता है कि क्रैक्स पड़ जाते हैं। और फिर होम सारे घरों में काम करती हैं, ऑब्वियसली बाहर नहीं निकलती हैं, ज़्यादा हाउसवाइफ्स हैं, तो वो बेचारी आजकल आपको पता है ईद अभी ख़त्म हुई है, तो वो चूल्हे के पास जाना और सारा दिन खाने बनाना, तो उनकी स्किन का तो वैसे ही बेचारियों का बेड़ा गर्क हुआ होता है। तो उनको चाहिए कि हमेशा मॉइस्चराइजर जरूर अपनी स्किन को करें। अच्छा, वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क कि एक शेड विच इज ऑलवेज बीन यू नो वन ऑफ योर फेवरेट यू वांट टू अप्लाई, और जो कि गर्मियों में सटल लगे, वो कौन सा है? जो मैंने लगाया हुआ है, इट्स अ ब्राउन शेड। Any ब्राउन्जर ये वाला भी हो सकता है, ये भी, इसको मिक्स करके आप लगा सकते हैं। दीज आर आई शेडोज, ये आई शेडोज के पैलेट हैं, और ये है कंटोर कलर, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इतना मज़े का कलर है कि आप इसको कहीं पे भी लगा के जा सकते हैं। इस गर्मी में इससे बेहतर मैं नहीं समझती हूँ कि ये कलर होगा। ठीक है, सिंपल आप इसको आइज के ऊपर भी आप इसको अप्लाई करें। मोमिना, इतनी यूजफुल टिप्स नहीं है आपने, और आया नोट्स लिए आपने? नोट्स नहीं लिए ना, मैं देख रहा था आपको। नहीं, वो मेरे पास नंबर है, हम मैसेज कर लेते हैं एक दूसरे को। इतनी अच्छी टिप्स दी हैं उन्होंने सारी। नहीं, नोट्स ही नोट्स है। एक समझ आ गई ना कि कितने से वुमेन थिंग, वुमेन एंड वुमेन कनेक्ट राइट अवे। हैदर, सामने वाला कैमरा आपके पास, अब आपने ब्रेक लेनी है। अब आपने दबंग स्टाइल में लेनी है या कॉमेडियन स्टाइल में लेनी है, वो आपने बताना है। और प्रोग्राम का नाम है धनक। ठीक है जी, अभी हम ब्रेक लेने जा रहे हैं। स्टे विद अस, कम बैक एंड सी धनक विद हैदर सुल्तान एंड द रेस्ट ऑफ द टीम। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमने मेकअप ट्यूटोरियल में बहुत कुछ सीखा, और मोमिना बतूल जब हमारे साथ होती हैं तो ऑटोमेटिकली हमें सीखने का मौका मिल ही जाता है, क्योंकि वो सिखाती इतना अच्छा। अगर आपने बहुत ज़्यादा सीखना हो तो इनका सोशल मीडिया देख लें, क्योंकि रोज़ाना कोई ना कोई वीडियो डालती हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन है। तो मोमिना, थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज़ के बारे में बताओ कि बनाती कैसे और कितना टाइम लगता है उन पर? यार टाइम काफ़ी लगता है, बिकॉज सबसे पहले आपको अपनी एक लुक करानी होती है, वो विदाउट मेकअप होती है, तो फिर उसमें आपको उस वीडियो को होल्ड करके रखना पड़ता है। उसके बीच में आप कोई और वीडियो नहीं बना सकते। फिर आपको जल्दी से रेडी होना पड़ता है। फिर रेडी होने में आपको पता है कोई आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है। वो फिर एक चीज़, जब आप आइज़ बनाते हो, फिर वो एक सीन, फिर उसके बाद जब आप बेस बनाते हो, फिर आप जब लिपस्टिक लगाते हो, फिर आप बाल बनाते हो, मतलब एक चीज़ को आपने दिखाना होता है।
इट्स वेरी डिफिकल्ट बट करते हैं। जब नो मेकअप लुक होती है वो दिखाना कितना मुश्किल होती होगी। बहुत मुश्किल होता है दिल पे पत्थर रख के नो मेकअप लुक दिखानी पड़ती है। लेकिन ये बात है कि कहते हैं ना कि नीचे फाउंडेशन अच्छी है उसके ऊपर फिर चीज़ अच्छी बन जाती है। नीचे का आपका स्ट्रक्चर अच्छा है तो उस पर चीज़ अच्छी बन जाती है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो बाद में पहचाने नहीं जाते। मैंने बहुत सी ऐसी देखी हैं ब्राइड्स कि बाद में वो पहचाने नहीं जाती हैं। ऐसा उनके गेटअप उन्होंने अच्छा किया। है तो ये भी ट्रेंड आया हुआ है, आपने देखा होगा बिफोर एंड आफ्टर। यस बिल्कुल यही बहुत ज्यादा ट्रेंड है यही चल रहा है। और पता है वो मीम्स बन जाती हैं उसके ऊपर बिफोर एंड आफ्टर, पहले क्या थी अब क्या है, और फिर वो मीम्स भी है मेकअप धुला तो वो चीख मारना शुरू कर देता है बंदा। नहीं अभी तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो लड़के लोग हैं जो मर्द हजरात हैं उन्होंने बड़ी एक स्ट्राइक की हुई थी कि धोखा करती हैं मेरे सैलून वाले हमारे साथ कि दिखाते कुछ और है और मेकअप के बाद कुछ और लेके जाते हैं, जब सुबह मुंह धुलता है That is so true. I agree with them. Those poor guys. कोई इंसिडेंट हुआ है हैदर आपके साथ कभी? शुक्र है मेरे साथ नहीं हुआ। नहीं लेकिन ये मैं- उनके साथ होते हैं जो शादियां करते हैं नहीं वही बात हो गई। क्योंकि अगली सुबह वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये ये ज्यादती है। काफी स्ट्राइक चली है सोशल मीडिया पे अच्छा। मर्द हजरात की तरफ से कि सैलून्स वाले हमारे साथ धोखा करते हैं। थोड़ा सा उनको हाथ अपना ना हौला रखना चाहिए मेरे हिसाब से। मेकअप मेकअप पे थोड़ा सा ऐसे करेंगे लड़की लगे कि वही बैठी हुई है ना, मतलब बाद में पहचानी नहीं जाती कि वही है। नहीं एक्चुअली बहुत खूबसूरत बनाना होता है ना। नहीं, come on। इतना भी ना बना दे कि वो लड़की चेंज हो जाए। बस देखें दे शुड बी मुझे आप बताएं कि आप मेकओवर्स कर रही हैं और आपका एक ब्रांड भी आ रहा है, अभी मेकअप का ब्रांड हो रहा है, तो आप क्या समझती हैं कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि वो ओरिजिनलिटी के करीब है कि इतना ट्रांसफॉर्म कर देंगी तो वही मीम्स आ जाएं? यार ऑब्वियसली मेकअप तो मेकअप है। अगर आप मेकअप करवा रहे हो तो उसमें बेस भी आएगा, उसमें कॉन्टोर भी होगा, तो वो एक ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये तो आप समझ लें जैसे कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं तो ये भी कंपलसरी है, तो ये तो होना ही होना है। अब उसके बाद जो है फीचर्स जब आप इन्हांस करते हो किसी भी ब्राइड के या फिर किसी भी लड़की के, ऑब्वियसली वो खूबसूरत लगती है। लेकिन आप बीइंग अ मास्टर ऑफ दीज थिंग्स जो हम लोग देख रहे हैं उनको अब ये बात गाइडलाइन दे सकती हो कि भाई आप करें ज़रूर, खूबसूरत बनाएं, लेकिन जो उनके नीचे फाउंडेशन चीज़ फेस जो है उसके मुताबिक रहने दें उनको। नहीं मैंने ऐसा अभी ना कर यही दें बात कही थी। मैंने अभी भी लेके यही चाइना बात- से आया निकल रशिया का माहौल है, ऐसा ना होना चाहिए। ये कहना चाह रहा हूँ। मैंने अभी भी यही बात की थी कि जो आपकी स्किन के साथ मैच होता है वो हाँ। आप अपनी टोन के हिसाब से इस्तेमाल किया करें। लोग क्या करते हैं मुंह चिट्टा करने के उसमें ना गर्दन और हाथ पैर को भूल जाते हैं। Definitely they'll come to you because you हाँ, not तो gonna वो इसलिए- transform them so Yes. मतलब इतना ज्यादा। सोशल That's मीडिया why का it looks bad। अच्छा हैदर मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया का आजकल दौर है Yes. और लड़ाइयाँ झगड़े, किसी को मैसेज करना हो, पैगाम देना हो, कोई विश करना, सब कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है। हाँ। You don't need any phone numbers or anything नहीं, to, नहीं, you know, direct message. ऐसे हो अच्छा गया। मुझे ये बताएं आप are you on TikTok, are you on Snapchat, Instagram, सोशल मीडिया के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। राइट, मैंने आपका जो रिवाइवल है मूवीज़ के ऊपर, आप पंजाबी मूवीज़ के ऊपर आप काम भी कर रहे हैं, प्रोडक्शंस भी कर रहे हैं और बनाएंगे भी, तो उसका आप कितना परसेंटेज सोशल मीडिया पे आप अपना काम जो है वो दे रहे हैं? देखिए बात ये है कि सोशल मीडिया का एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है मेरे हिसाब से। बहुत से लोग ऐसी चीज़ें भी कह रहे हैं कुछ जो नहीं करनी चाहिए, मतलब अजीब अजीब सी कंटेंट्स भी आ रहे हैं। लेकिन अब पहले था कि फिल्म लगती थी तो पूरी पब्लिसिटी करनी पड़ती थी, अखबारों में दो, पोस्टर छपवाओ। अब ये है कि सोशल मीडिया पर आप छोड़ दें, बैठे बैठे करोड़ों लोगों में आपकी बात एक सेकंड में पहुंच जाती है। ये इसका बेनिफिट भी है, लेकिन एट द सेम टाइम वो फिल्म से थोड़ा हर्ट भी किया, क्योंकि अब हर बंदे के पास फिंगर टिप्स पे है। वरना वॉच समथिंग आप खोल के बैठ जाएँ, सिनेमा जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसलिए अब हमें कुछ कंटेंट ऐसा बनाना पड़ेगा कि लोग उसके लिए सिनेमा स्पेशली फैमिलीज़ को लेकर आएँ। जैसे कि मेरी ये फिल्म इंशाअल्लाह ताला उसका पर काम स्टार्ट हो गया हुआ है, सन ऑफ मौला जट, ये शुरू हो चुकी हुई है। Okay। उसके ऊपर अब हम उसका कंटेंट ऐसा बना रहे हैं कि जो पहले अबू जी के फैंस थे वो भी देखने के लिए आएँ, और जो आज की जनरेशन है अच्छा वो लेट्स भी है। टॉक ऑन मौला जट। पहले बनी मौला जट, फिर लेजेंड ऑफ मौला जट, ऐसे ही। और अब आप सन ऑफ मौला जट बना रहे हैं। यस, तो जब आप लेजेंड ऑफ मौला जट बनी तो उस पर जो कास्ट थी, आप उस कास्ट से मुतमईन थे? क्या वजह थी कि आपको उस कास्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया? देखिए उसकी दो वजह आती हैं। पहली बात, मैं अमेरिका में था, पाकिस्तान में था ही जब ये फिल्म स्टार्ट हुई है, और ना सदी समझ उन्होंने लिखी है, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स भी हैं। तो उनसे मैंने ये बात आगे पूछी, मैं क्या मुझे भाई आप एक फ़ोन कर देते मैं आ जाता, वैसे मसला नहीं था। लेकिन ऑब्वियसली बात है हर डायरेक्टर की अपनी अपनी एक अप्रोच होती है, लेकिन मेरे हिसाब से कंपैरिजन नहीं है। अगर आप किया जाए कि फवाद का किया जाए अबू जी के साथ और हमजा का किया जाए क़ुरैशी साहब के साथ, वो एक आइकॉनिक फिल्म बन चुकी हुई है। लेकिन उन्होंने जैसा उसको पोर्ट्रे किया, मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने उसको इसलिए पसंद नहीं भी किया बिकॉज ऑफ द रीज़न इट वाज नॉट लुकिंग लाइक अ पाकिस्तानी फिल्म। लगता था कि पता नहीं कोई ग्लैडिएटर शुरू हो गई है। हम जो बनाने जा रहे हैं वो उनके लिए बना रहे हैं जो लोग ओरिजिनल अबू जी के फ़ैन्स हैं, जो मुझे उस स्टाइल में देखना चाहते हैं, लेकिन उसको आज के दौर के हिसाब से बनाएंगे। उन्होंने बना दी 200 साल पीछे बना दी थी, हम उसको आज के दौर के हिसाब से बनाएंगे।
ताकि दोनों की जो यंग जनरेशन भी है जो पहले की है सब आगे देखें उसको। कौन सी ऐसी चीज़ हर्टफुल थी उस मूवी में जो कि आप सन ऑफ मौला जट में मौला दिखाएंगे? जट का कैरेक्टर इटसेल्फ हर्टफुल था। मौला जट का कैरेक्टर का मतलब है सुपरमैन, उसको कोई गिरा नहीं सकता। एक गबरू जवान आदमी है, वो बंदे मारता है, गिरता है, गैरत के लिए लड़ता है। इसमें जो उन्होंने बनाया वो पी पी के उठा ही नहीं पूरी फिल्म में, उसका दोस्त उसको उठा उठा के फेंक रहा है, हेल्प कर रहा है, तो ये उसका एक डैमेज किया है मेरे हिसाब से मौला जट के कैरेक्टर को। ठीक है वो नाम कैश करवा लिया उन्होंने, उसको उन्होंने कर लिया जो भी था उसका, लेकिन मेरे हिसाब से उसको जस्टिफाई नहीं कर सके वो लोग जैसे करना चाहिए था। Although it was a highly budgeted movie. तो 45 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो सुनने में आता है और माशाल्लाह 200 करोड़ उन्होंने कमा भी लिया, नाम उन्होंने कैश किया, ये तो कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जो उसका मौला जट का जो कैरेक्टर है उसको प्रॉपर तरीके से स्क्रीन पे आना चाहिए, जो इस फिल्म में इंशाल्लाह ताला आपको मेरी शक्ल में नजर आएगा। तो ये प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो गया? जी जी जी। और मज़े की बात ये जिन्होंने ओरिजिनल लिखी थी मौला जट नासुद्दीन साहब, सेकंड में उन्होंने लिखी, अभी थर्ड भी वही लिख रहे हैं। अच्छा। और प्रोड्यूस कौन कर रहा है? हमारे बाहर के प्रोड्यूसर हैं, लंदन के हैं, वो सब उसको बना रहे हैं, इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और ये इसका शूट कहाँ होगी? इसका अभी समझ लें कि 20% शूट इसका बाहर है, आउट ऑफ कंट्री है, बाकी सारी पाकिस्तान में है पाकिस्तान में बनेगी। इंशाल्लाह ताला। ऐसे है तो ये भी थोड़ी सी मॉडर्न स्टाइल में बनेगी। राइट। इसको हम ट्राई कर रहे हैं कि हर तरह के लोगों के लिए केटर किया जाए, इसको खाली स्पेसिफिक क्राउड के लिए नहीं बना रहे इसको, तो इसलिए इंशाल्लाह ताला जब आएगी तो दबंग किस्म की होगी। इट्स अ गुड न्यूज़ और व्यूअर्स के लिए भी बहुत एक अच्छी खबर है कि सन ऑफ मौला जट जो है वो जल्द ही आप देखेंगे अपने सिनेमा घरों में, और जो कि सुल्तान राही साहब के जो बेटे हैं हैदर सुल्तान वो इसके मेन लीड रोल करेंगे, और वही चाहते हैं कि जिस तरह उनके फादर ने इसमें एक्ट किया था और जो सेम लेगेसी लेके चल रहे हैं वही इस लेगेसी को आगे फॉरवर्ड करें। तो यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो किचन में हम अब सोच रहे हैं कि आपको क्यों ना हम रेसिपी बताएं कि हमारी शाशलिक स्टिक्स के पीछे रेसिपी क्या है। और अनम आपको एक रेसिपी एक बार फिर बता दें। मैं फिर बता देती हूँ। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया था तकरीबन 1 kg, इसको स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया। जिस साइज़ में आपकी चिकन होगा उसी साइज़ में ही आपकी वेजिटेबल्स जो हैं वो क्यूब्स में कट होंगी। उसके बाद सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा विनेगर, थोड़ी चिली सॉस, ऑरिगेनो, जिंजर गार्लिक पेस्ट लगाकर हमने इसको जो है मैरिनेट कर दिया एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। और उसके बाद जो है मैंने चिकन को स्टिक्स पे लगाया, साथ में वेजिटेबल्स ऐड की जिसमें मैंने अनियंस एंड टमेटोज़ ऐड किए। उसके बाद जो इसकी सॉस रेडी करेंगे उसके लिए 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल था, उसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने गार्लिक ऐड किया, उसको सौते किया, उसमें तकरीबन 1 कप के करीब केचप ऐड की, साथ में थोड़ी सी चिली सॉस, ब्लैक पेपर डालकर उसकी मैरिनेशन को थोड़ा सा कुक किया। जितनी देर में जो है स्कीवर्स जो है वो ग्रिल हो गए, उसको सॉस में ड्रिजल किया। आप चाहें तो है ना इसको एंजॉय कर सकते हैं गार्लिक ब्रेड के साथ, या आप इसको एंजॉय कर सकते हैं राइस के साथ, गार्लिक राइस ऐसा के ही है। साथ। और मैं इनको सर्व कर दूँ। वहाँ हैदर और मोमना जो हैं वो आज हमारे गेस्ट हैं, तो Thank you ऐसा so तो हो much. ही नहीं सकता कि हम अपने गेस्ट को खाए बगैर भेज दें। प्लीज़ आप लोग इसको आप भी आइए ना खाएं। प्लीज़, आप भी ट्राई कीजिए। मैं बिल्कुल खाऊंगी आफ्टर द शो। आप प्लीज़ इसको खाएं और बताएं आपको कैसा लगा है। और साथ साथ हम थोड़ी सी बात भी कर लेडीज लेते हैं। फर्स्ट। मोमना आप डालें कि थोड़ा सा भी बताएं कि आप कहते हैं कि हम सन ऑफ मौला जट के ऊपर बात कर रहे थे, जी, ये जी। जो मूवी है आ रही है Right. उसमें कौन सी कास्ट को आप लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? यस यस। ये एक वाकई पॉइंट डिस्कस करना भूल गया। इसमें जो मुनफरिद बात है, डिफरेंट बात इस फिल्म में ये है कि जो ओरिजिनल कास्ट के जो जितने भी आगे बच्चे हैं वो इस फिल्म में आपको नजर आएंगे। किन किन के? यानी कि अब्बू जी की जगह पे बच्चे? मैं कर रहा हूँ, कुरैशी साहब की जगह पे उनका बेटा आमिर करेगा, कैफी साहब की जगह पे उनका बेटा आमिर कैफी करेगा। ये सब वही नाम हैं जो ओरिजिनल कास्ट में थे, उनको हम उसमें लेके आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक बड़ी डिफरेंट सी बात हो जाएगी जब बिल्कुल, फिल्म दैट सब वुड बी आएंगे। वेरी एक्साइटिंग एज वेल। यस। तो इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग टू मेक समथिंग डिफरेंट ऑन स्क्रीन, कि पब्लिक इंशाल्लाह जब देखेगी तो उनको मज़ा आएगा इंशाल्लाह देखने का। तो दे विल एंजॉय इट। आप प्लीज़ अब इसको मैं खाएं कर- और मैं आप कर- बताएं कि आपको कैसा लगा, और बाकी आपने बताना आपको टेस्ट कैसा लगा। पाकिस्तान आके जब आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल टेस्ट खाते हैं, लाइक ट्रेडिशनल कुजीन्स भी खाते हैं, लेकिन Yes, yes, yes. हर कुजीन में पाकिस्तानी टेस्ट आता ही आता है। दैट इज सो ट्रू। तो टेस्ट के बारे में बताएं कि वहाँ क्या चीज़ शौक से खाते हैं। आपने बताया था जैसे बिरयानी वगैरह वो शौक से बनाते हैं, लेकिन समथिंग अगर हम पैन एशियन की बात करें। सॉसेस बहुत अच्छा, मज़ेगा। You should Nice. try this.
एक्चुअली अभी अभी ईद गुजरी है ना, तो वो गोश्त खा खा के अब चिकन आया सामने, तो आप नहीं रुक रहा। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन आ गया। क्योंकि हमने कोशिश किया कि हर चीज में बकरे का गोश्त डाल दिया जाए, लाइक मीठा गोश्त भी हमने बना लिया था, इतना बकरा गोश्त खाया था। मतलब मैं मिसाल दे रही हूँ। इना कह रही है अच्छा। अच्छा हैदर, मुझे ये बताएं कि देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि वेदर यू लिव इन पाकिस्तान और यू लिव इन अमेरिका, तो हाउ लॉन्ग इन पाकिस्तान एंड हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन अमेरिका? पहले तो मैं 6 मंथ्स पाकिस्तान में, 6 मंथ्स वहाँ पे, लेकिन अब पाकिस्तान में ही हूँ ज़्यादा। अच्छा, कभी कभी जाता हूँ। अभी मैं रिसेंटली गया हुआ था, 2-3 महीने रह कर आया हूँ। आपकी सारी फैमिली भी आपके साथ आ गई हुई है? हाँ जी, सब इधर ही हैं। सब इधर शिफ्ट हो गए हैं? तो नहीं, जस्ट मी माय करंट फैमिली, बाकी Okay. सारे वहाँ पर उधर ही हैं। तो ये कि आई ट्रैवल बैक एंड फोर्थ, लेकिन अब ज़्यादा टाइम पाकिस्तान में दे रहा हूँ क्योंकि हमें इतना सारा काम चल रहा है यहाँ पे, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे फोकस किया फिल्म्स के ऊपर। That's very nice and we want the revival of the same पाकिस्तानी इंशाल्लाह। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री अगेन, और उसके लिए जो हैं वो हैदर जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर भी रहे हैं और चाहते हुए भी हैं वो करें, और अब वो डायरेक्शन की तरफ भी आ रहे हैं। तो इट्स अ ग्रेट यू नो रिवाइवल बाय द वे, और होना चाहिए क्योंकि समटाइम्स जो चीज़ जो होती है ना, बायगॉन डेज में लोग याद करते हैं और कहते हैं जी वो जो चली गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आएगा, लेकिन अच्छी एक कोशिश है कि Yes. गुजरा हुआ वक्त Anything लोगों is में possible. वापस उभरे और याद आए। बिल्कुल ऐसे ही है, और 40 इयर्स यहाँ पे इंडस्ट्री रही है, तो दैट मीन्स कुछ यहाँ पे हो रहा तो रही है ना। बात यही है कि कराची हो चाहे लाहौर हो, एक ही बात है, एक ही मुल्क की बात हो रही है। तो ये खुशी की बात है कि वहाँ भी फिल्में अच्छी बन रही हैं, यहाँ की फिल्में जो सी हैं पंजाब के हवाले से भी फिल्में अच्छी बननी चाहिए। अच्छा, हीरो हैं, फैन फॉलोइंग है पंजाबी मूवीज के, अब हीरो हैं, मुझे ये बताएं कि आपकी शादी हुई है? ऐदा दिला की ताल्लुक होता है ना कि फैंस पूछना चाहते हैं कि भाई नो वन नोज अबाउट द यू नो। नहीं, मैं तो खैर बड़ा ओपनली मैंने सबको बताया हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट मैरिड इन 2017, ओके, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आई हैव 2 किड्स, दो मेरी बेटियां हैं, अफरोज़ और अनाया। अच्छा माशाल्लाह। तो बस ये है कि दे माय लव ऑफ माय लाइफ। जब भी कभी course. शूटिंग से आता हूँ तो मुझे उनसे ही मिलना होता है, उठाना होता है, प्यार करना होता है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान आके सेटल हो गए हैं क्योंकि एक वो डिफरेंट सा सिनेरियो ना, एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, वेरी डिफरेंट, वेरी तो डिफरेंट। अब कैसे दे आर कोपिंग अप? नहीं, सेटल ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे बाबा हैं वहाँ पे सभी हैं। इसलिए सेटल हो गए यहाँ पे, लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह ताला कोशिश मेरी ये कि ज़्यादा टाइम पाकिस्तान में स्पेंड किया जाए, उनका भी मेरा भी। और लैंग्वेज भी सीखनी होंगी। ऑब्वियसली बात है, कमिंग अलोंग नाउ ऐसे ही है। तो वैसे ही मैं क्या, जब भी मैं पाकिस्तान, तो मुझे आके लगता है ऐसे घर आ गया हूँ, मुझे वापस आके बहुत अच्छा लगता है, अपने लोग हैं, सब लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बुजी की एक लेगेसी है, तो सब बहन भाइयों से मैं ही लेके चल रहा हूँ, तो फील लाइक कि मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी होता है कि वो भी देखते हैं कि यार ये आया तो कुछ करेगा हमारे लिए, उनको एक होप फील होती है मेरे में। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा कुछ मेरे पे आ चुका है जो मुझे लेके इंशाल्लाह चलना है। तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा टीम वर्क सब इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 साल में ही बहुत अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू योर फैंस प्लीज? मैं मोमिना की तरफ आऊँ। हाँ जी, ज़रूर। मैं बस ये कहना चाहूँगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि आपके अगर पेरेंट्स मौजूद हैं, प्लीज़ उनका बहुत सारा ख्याल किया करें, उनके साथ रहें, और कोशिश ये करें कि अपने आप को दीन और दुनिया के मुताबिक बराबर लेके चलें। कभी ज़िंदगी में आप डिसबैलेंस नहीं होंगे। मोमिना आप बताएं, आप तो हैं वो, आपका ब्रांड भी आ रहा है, मेकअप के ऊपर भी आप बहुत इस वक्त तहकीक कर रही हैं, ब्रांड अपना कपड़ों का भी लेके चलने वाली हैं, होस्ट भी कर रही हैं और एक्टिंग कर रही हैं। क्यों एक्टिंग का अभी प्रोजेक्ट आने वाला है बहुत। अभी हम यही बात कर रहे थे, तो एक्टिंग के हवाले से भी बहुत जल्द हम स्क्रीन पे आने वाले हैं। इंशाल्लाह। एक साथ नहीं, यही मुझे लिख रहे हैं, इन्होंने अभी भी मुझे कहा है। तो खैर बात ये है कि इंसान को आजकल का जो एक दौर चल रहा है ना, उसमें आपको अपने आप को इतना बिजी रखना चाहिए कि आप अपने दोस्त बन जाएं। क्योंकि आज का जो ज़माना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 5 उंगलियां बराबर होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखें लोग धोखे दे रहे हैं, लोग धोखे खा रहे हैं। तो इससे बेटर नहीं है कि आप अपने दोस्त खुद बन जाओ, अपने आप को बिजी करो। मैंने इसीलिए बहुत सारे इतने काम शुरू किए हुए हैं क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता धोखे खाने का, धोखे खाने का भी और धोखे खाने का भी। उसके लिए एक लफ्ज़ है ना, अभी से शख्स के लिए लफ्ज़ है, कहते हैं हरफुल मौला। Oh my God! वो आपके लिए सही है। It's a huge compliment for me, जो कि मुझे आज हैदर की तरफ से मिला है। You are माशाल्लाह। And it's like so pleasure to. अच्छा हैदर, आपका सोशल मीडिया अकाउंट क्या है? People who wants to follow you back and you are coming back in Pakistan. You have come back in Pakistan, driving the industry again. Yes. Please tell us about it. मेरे टिकटॉक है और मेरा यूट्यूब है, दोनों पे हैदर सुल्तान राही के नाम से ही है। So just come and follow me.
सबसे पहले तो आपने बहुत सारी लड़कियों के दिल तोड़े हैं बता के। अब तो वो मतलब पता नहीं किस दिल से आपको फॉलो करेंगे। नहीं, वो अभी भी जो प्यार है वो है। वो तो बात सही है, जिससे प्यार होता है तो फिर वो रहता है। So thank you so much, Heather, for coming. Thank you for having me. It was lovely meeting you guys here. बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच मोमिना फॉर Thanks to बीइंग you. पार्ट ऑफ द शो, और थैंक यू सो मच अनम फॉर टेकिंग केयर ऑफ द किचन एज यूजुअल। तो व्यूअर्स, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत काम किया, बहुत नाम कमाया, ऐसे ऐसे लेजेंड, ऐसे ऐसे कहते हैं ना कि ट्रेजर्स निकले हैं हमारी इंडस्ट्री से, जिन्होंने दुनिया में हुकूमत की। और आज ये कोई छोटी बात नहीं है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना और इतने साल फिल्म इंडस्ट्री में विराजमान रहना। तो आज सुल्तान राही साहब हमारे साथ तो मौजूद नहीं है, मगर उनकी जो लेगेसी है वो लेके चल रहे हैं हैदर सुल्तान, और हम उनको कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। और सन ऑफ मौला जो मूवी आ रही है, प्लीज़ हम सब का एक काम है कि हम लोग इनको सपोर्ट करें, हर लेवल पे जाके सपोर्ट करें, बार बार हैशटैग्स लगाएं, सोशल मीडिया पे बात करें। और वाई नॉट के एक लेजेंड की लेगेसी तभी कंप्लीट होगी जब तक कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उनका साथ नहीं देंगे। तो इसी के साथ कल मिलेंगे एक और नए शो के साथ। ऑलवेज स्टे ट्यून विद अस और देखते रहिए धनक।